हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरा मल्होत्रा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल असेसमेंट के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रेडिट रिलेटेड एग्जाम के लिए। इस सेशन को हम समझने वाले हैं टॉप एमसीक्यूज के थ्रू। ये टॉप एमसीक्यूज क्या होते हैं? तो हम अपने एमसीक्यू बैंक में से कुछ ऐसे एमसीक्यूज को सिलेक्ट करते हैं जिसका पर्पस है आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देना। ये रैंडम एमसीक्यूज नहीं है, एक सीरीज में एमसीक्यू होते हैं जिससे आपकी कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग हो सके। तो इस सेशन में हम वर्किंग कैपिटल असेसमेंट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने वाले हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कल है 1 मार्च, जो कि है सीए मल्होत्रा क्लासेस का फाउंडेशन डे। इस दिन पे हम अपने कोर्सेज पे मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर करते हैं। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट ऑफिसर कोर्स में एनरोल करने का सोच रहे हैं तो एक अच्छा टाइम है। आप फाउंडेशन 50 कोड को यूज करके 50% डिस्काउंट पा सकते हैं पीएनबी कोर्स के ऊपर। ये हमारे स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट ईयर पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम को क्रैक किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल असेसमेंट के ऊपर, ये है मॉड्यूल 4 का टॉपिक। अगर आप फर्स्ट टाइम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एक सीरीज में पढ़ाई करनी चाहिए। आप वर्किंग कैपिटल असेसमेंट को तभी समझ पाएंगे जब आपका वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आंसर्स में आप पढ़ के आते हैं, आप बैलेंस शीट को समझते हैं, फिर उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है रेशियो आंसर्स पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट पे। तो इस टॉपिक में हम वर्किंग कैपिटल को समझ के आ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रेडिट मैनेजमेंट का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है वर्किंग कैपिटल असेसमेंट। तो आप सीरीज में पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा, मतलब ऐसे रैंडमली कोई टॉपिक में उठा के पढ़ने लग जाना। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी यूज्ड टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे? जो नीचे चीजें ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन, इन्वेंट्री जो वर्क इन प्रोग्रेस है। बी, ट्रेड क्रेडिट जो अंडर एलसीए लेटर ऑफ क्रेडिट है। सी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। डी, कैपिटल कमिटमेंट्स। ई, ट्रेड रिसीवेबल्स। आप अपने स्कोर को, जो भी इस एमसीक्यू टेस्ट में स्कोर आएगा, उसको आप कमेंट करेंगे इस वीडियो में। चलो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैपिटल कमिटमेंट्स। अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं करंट असेट्स लेस करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स लेस करंट लायबिलिटी। अब ए ऑप्शन जो है इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस, ये करंट एसेट है। सबसे मेन एसेट एक कंपनी का उसका इन्वेंट्री होता है। बी, ट्रेड क्रेडिट जो अंडर एलसी है। अब ट्रेड क्रेडिट होता है जिसको आपको पैसे देने हैं, तो करंट लायबिलिटी है। चाहे वो एलसी के अंडर हो या ना हो, आपको पैसे तो देने हैं ना, तो एक करंट लायबिलिटी है। अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा होता लेटर ऑफ क्रेडिट, तो वो सिर्फ एक गारंटी है जो बैंक देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट आपको इशू कर देता है। एक एलसी की लिमिट होना आपकी लायबिलिटी नहीं होती। अगर यहाँ पे सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट होता तो उसको भी वर्किंग कैपिटल के असेसमेंट में यूज नहीं करा जाता, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल निकालते समय यूज नहीं करा जाता। सी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये करंट एसेट है जो आपको 12 महीने के अंदर रिलाइज हो जाता है। डी है कैपिटल कमिटमेंट। कैपिटल कमिटमेंट कोई भी आपकी लायबिलिटी नहीं है। अगर आगे जाके आपसे पैसा मांगा गया तो आपको देना होता है। कमिटमेंट है, अगर मांगा गया तो देंगे। आज के दिन पे मेरी लायबिलिटी नहीं है, जब मांगेंगे तभी मेरी लायबिलिटी बनेगी। तो आज के दिन पे कैपिटल कमिटमेंट लायबिलिटी नहीं है, इसीलिए उसको वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन में नहीं लेके जाते। ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो एक डेटर है, डेटर करंट एसेट्स होते हैं, इसको वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन में लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज कैलकुलेटेड एज ए, टोटल वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है। बी, टोटल वैल्यू ऑफ कोर करंट एसेट्स, वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है। सी, टोटल करंट एसेट्स लेस कोर करंट एसेट्स। डी, टोटल करंट एसेट्स एड कोर करंट एसेट्स। ई, करंट एसेट्स एट कोर करंट लायबिलिटी। सर, हमने जो वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट को समझा था वो तो सिर्फ इतनी ही बात थी, करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी। ये क्या बातें आ गई, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स, कोर करंट एसेट्स, ये कौन कौन से टर्म आ गए जो आप बचपन में पढ़कर आए थे? करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी वो है नेट वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है टोटल वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। अब एक बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे कि टोटल वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्यों बोला गया। चलो, अगर एक मैं बैंकर हूं, मैं वर्किंग कैपिटल असेसमेंट में वर्किंग कैपिटल की लिमिट देने के लिए बैठा हूं। अब मैं देखता हूं जी आपके करंट एसेट्स में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। कह रहा है जी 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है, 1 करोड़ रुपीज। और अब हम देखेंगे कि यार इस करंट एसेट्स को फाइनेंस कैसे करा गया। इस करंट एसेट को बनाने का, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री है पूरी 1 करोड़ की, इसको बनाने का पैसा कहां से आया? अब कह रहा है कि जी मेरे को 20 लाख रुपए का माल मिल गया उधार पे, और बाकी का पैसा मैं खुद लेकर आ गया, तो मेरी नेट वर्किंग कैपिटल निकल कर आ रही है 80 लाख रुपीज।
वहीं इसी सिनेरियो के अंदर अगर इसकी 1 करोड़ रुपए की क्या होती, करंट एसेट्स होते हैं, और इसको उधार पे माल मिल जाता 90 लाख रुपए का, 90 लाख रुपीस का, मार्केट में इसकी अच्छी रेपो है, तो इस केस में इसकी नेट वर्किंग कैपिटल निकल कर आती है 10 लाख रुपीस की। अब क्या एक सही मेजर है? सेम बिजनेस के अंदर नेट वर्किंग कैपिटल 80 लाख भी निकल के आ सकती है और 10 लाख भी निकल कर आ सकती है। तो एक बैंकर कहता है कि यार ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, इसका करंट एसेट में कितना पैसा है, उससे हम इसको जज करेंगे। दोनों केस के अंदर इसकी करंट एसेट्स के अंदर पैसा तो 1 करोड़ ही है। अब इससे जज करा जाएगा कि इस 1 करोड़ को फाइनेंस कैसे करा गया। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितनी है जी, 1 करोड़ रुपए। अब हम जज कर रहे हैं कि तेरे को उधार पे कितना सामान मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, और फिर तेरे को खुद का पैसा कितना लगाना पड़ता है। तो एक बैंकर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का भी ध्यान रखता है कि भाई ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, कितना पैसा इसको आगे जरूरत पड़ सकती है। अगर ये बैकआउट करके सारे के सारे जो उधार पे देते हैं, तो बैंक और इसको खुद को मिलकर फाइनेंस करना पड़ेगा ना। चलो जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, कोर करंट एसेट्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया, ये भी क्या पता काफी लोगों ने पहली बार सुना होगा। तो कोर करंट एसेट्स होते हैं, जो आपके करंट एसेट्स होते हैं, उसमें से कुछ करंट एसेट्स कभी भी रियलाइज नहीं होते। इसका क्या मतलब है? अगर आपने कोई दुकान खोल रखी है और कुछ स्टॉक को डिस्प्ले पे डाला हुआ है, तो वो कभी भी नहीं बिकता, मतलब वो वहां पे रहता है, आपको डिस्प्ले पे कोई सामान दिखाना पड़ता है। ऐसे अगर आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको सामान, रॉ मटेरियल को हमेशा रखना पड़ता है, वो रियलाइज नहीं होता। एक वैल्यू का जो रॉ मटेरियल है वो हमेशा पड़ा रहता है फैक्ट्री के अंदर, तो उन एसेट्स को बोलते हैं कोर करंट एसेट्स। अब बैंकर कहता है जी कोर करंट एसेट्स को मैं फाइनेंस नहीं करूंगा जी, ये पैसा कभी रियलाइज नहीं होता। जो पैसा रियलाइज होगा, जो पैसा रियलाइज होगा, मैं उसको फाइनेंस करूंगा कि मेरे को पैसा वापसी चाहिए। ठीक है जी, अगला पार्ट आता है। अच्छा, कोर करंट एसेट्स का आगे वर्किंग कैपिटल के असेसमेंट में यूज करा गया एक मेथड के अंदर। अच्छा, कोर करंट लाइबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, calculate working capital limit that can be financed of a concern having projected turnover of 8 crore rupees as per the projected turnover method। तो आपके वर्किंग कैपिटल लिमिट देते समय, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट करते समय मोटा मोटी 3 मेथड है। एक है प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड, जो नायक कमेटी ने दे रखा है। कहता है जी आपका जो भी प्रोजेक्टेड टर्नओवर है, उसका कुछ परसेंटेज पे आपको वर्किंग कैपिटल की लिमिट मिल सकती है। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या होना चाहिए? ए 2.4 करोड़, बी 2 करोड़, सी 1.6 करोड़, डी 1.2 करोड़, या ई 80 लाख रुपीस। तो अगर टर्नओवर मेथड की बात करें, तो इसमें बोला जाता है, आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे वर्किंग कैपिटल पूछा कि कितनी वर्किंग कैपिटल होगी या वर्किंग कैपिटल की लिमिट होगी। इसका क्या फर्क है? जो नायक कमेटी है वो कहती है जी जो आपका प्रोजेक्टेड टर्नओवर है, उसका 25%, उसका 25% आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। 25% जो आपका प्रोजेक्टेड अगले साल आपका टर्नओवर होगा 8 करोड़ रुपीस, उसका 25% की आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। और इस 25% में से 20% देगा बैंक और 5% लेकर आएंगे आप खुद। ये बोलता है आपका क्या कहते हैं प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड। तो इस केस के अंदर अगर वर्किंग कैपिटल का अमाउंट पूछता तो आता 8 करोड़ का 25%, जो कि निकल कर आता है 2 CR। बट यहां पर पूछा वर्किंग कैपिटल की लिमिट जो बैंक देगा, तो उस केस में आंसर आएगा 8 करोड़ का 20%, जो कि 1.6 CR निकल कर आता है। ठीक है ना, ये नीचे आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड यहाँ पे समाप्त होता है। अगर बात करें मैक्सिमम जो लिमिट दी जा सकती है प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड के अंदर, वो है 5 करोड़ रुपीस की। अगर आपको 5 करोड़ से ज्यादा पैसा देना है एज अ बैंकर, तो आपको ये मेथड अलाउड नहीं है। आपको मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो टंडन कमेटी ने दे रखा है। 5 करोड़ से ऊपर का वर्किंग कैपिटल का लोन है, तो जी टंडन कमेटी जो कहती है ना, जो फॉर्मूला आपको दे रखा है, उसके थ्रू आप फाइनेंस निकालेंगे, कितना पैसा आप दे सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज रिकमेंडेड बाय टंडन कमेटी। अब टंडन कमेटी ने 3 मेथड दे रखे हैं कि आप वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन कहता है कि नीचे जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से कौन सा मेथड रिकमेंड नहीं कर रखा टंडन कमेटी ने। पहला मेथड कहता है करंट एसेट्स जो है आपके सारे के सारे, उसमें से करंट लायबिलिटी को लेस कर दो, मोटा मोटी नेट वर्किंग कैपिटल निकाल दो, और उसका 75% ले लो, क्या कहते हैं बैंक से। पहला ऑप्शन यही कहता है करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी निकालो और क्या कहते हैं उसका 75 कर दो, 75% कर दो। ये मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस है। ठीक है ना, इतना मैक्सिमम पैसा बैंक दे सकती है। जो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल है उसका 75% बैंक दे सकती है, ये मेथड कहता है। सेकंड मेथड कहता है करंट एसेट्स का, जो आपके ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है ना, टोटल करंट एसेट्स का
पहले 75% कर दो, 75% कर दो, आप 75% कर दो करंट एसेट्स का, फिर इस अमाउंट जो निकल कर आए इसमें से करंट लायबिलिटी को लेस कर दो। ठीक है जी। तीसरा मेथड यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दे रखा है, वो कहता है करंट एसेट्स में से पहले आप कोर करंट एसेट्स को निकालो, कोर करंट एसेट्स को निकालो, इसका 75% निकालो, इसका 75% निकालो। अब ये जो 75% निकल कर आया, करंट एसेट्स में से कोर करंट एसेट्स निकाल के जो 75% निकल कर आया, फिर उसमें से करंट लायबिलिटी निकालो, उतना मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस हो सकता है। डी पॉइंट कहता है करंट एसेट्स लो, उसमें से कोर करंट एसेट्स निकालो, उसमें से करंट लायबिलिटी निकालो, इस पूरे अमाउंट का अब 75% कर दो, वो पैसा बैंक दे सकता है। अब कंफ्यूजिंग पॉइंट है ना, बड़ी सारी चीजें ऐसे लग रहा है एक ही जैसा बातें हो रही है, बट सारी की सारी बातें अलग है, सबसे अलग लिमिट निकल कर आएगी। तो कौन सा मेथड रिकमेंड नहीं कर रखा टंडन कमेटी ने? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बाकी के तीनों मेथड रिकमेंड कर रखे हैं, जो ज्यादातर यूज होता है वो है मेथड नंबर 2। नाम भी इनको इसी के हिसाब से दे रखा है, जो फर्स्ट मेथड है वो मेथड 1 है, उसका नाम ए पॉइंट है ना, वो मेथड 1। तो 75% ऑफ करंट एसेट्स निकालने के बाद लेस करंट लायबिलिटी, ये मेथड नंबर 2। 75% ऑफ करंट एसेट्स लेस कोर करंट एसेट्स, आप करंट एसेट्स में से कोर करंट एसेट्स लेस करें, 75% करें, इस पूरे अमाउंट में से करंट लायबिलिटी को लेस करें, ये है मेथड नंबर 3। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, डायरेक्टली आपको पूछेंगे कि भाई मेथड नंबर 2 ऑफ टंडन कमेटी से आप मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकाल के दिखाओ। फिर आपको याद आना चाहिए, हाँ टंडन कमेटी ने 3 मेथड दिए थे, सेकंड मेथड कहता है कि भाई 75% कर दो किसका, टोटल करंट एसेट्स का, ये इनटू करो, इसमें जो अमाउंट निकल कर आया फिर लेस करेंगे करंट लायबिलिटी। सर एक एग्जांपल दे देते, 1 करोड़ रुपए के आपके क्या कहते हैं करंट एसेट्स हैं, 1 करोड़ रुपए के करंट एसेट्स हैं, आपकी करंट लायबिलिटी है 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज, ठीक है ना। तीनों मेथड से करें क्वेश्चन, तीनों मेथड से क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला वाला पॉइंट कहता है जी आप 1 करोड़ रुपए में से 50 लाख रुपीज को लेस कर दो, जो बैलेंस निकल कर आया वो 50 लाख निकल कर आया, उसका 75% दे सकती है कौन, आपका फर्स्ट मेथड। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को लेस कर दिया, उसका 75%, 50 लाख निकल कर आया, 50 लाख का 75% कर देंगे 1/4, 1/4 कर देंगे तो 12.5, कितना 37 लाख निकल कर आ जाएगा। समझ में आती है बात जी, समझ में आती है। मेथड 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। फिर आता है हमारा मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 कहता है 75% ऑफ करंट एसेट्स कर दो, टोटल करंट एसेट्स, 1 करोड़ का 75%, 1 करोड़ का 75, 1 करोड़ का 75% लेस 50 लाख, 1 करोड़ का 75% आया हमारा 75 लाख रुपीज, लेस 50 लाख रुपीज कर देंगे, तो यहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस आ रहा है 25 लाख रुपीज। पहले वाले क्वेश्चन में हमारा मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस आ रहा था 37,50,000 रुपीज। ठीक है जी। अब मेथड 3 की तरफ चलते हैं। ये तो हार्श होता जा रहा है, हार्श होता जा रहा है ना। ठीक है, मेथड नंबर 3 की तरफ चलेंगे। मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 कहता है, अच्छा इसमें एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कह रहा है जी आपके करंट एसेट्स तो 1 करोड़ रुपीज के हैं, आपकी करंट लायबिलिटी 50 लाख रुपीज की है, मेथड 3 में चाहिए आपको कोर करंट एसेट्स। तो मैंने बोला, क्वेश्चन ने बोला कि इसमें से 5 या फिर 10 लाख के ऐसे एसेट्स है, करंट एसेट्स हैं जो कभी भी रियलाइज नहीं होते, ये कोर करंट एसेट है। तो ये वाला मेथड बोलता है 75% करेंगे हम करंट एसेट्स लेस कोर करंट एसेट्स का। तो यहां पर आ गया 1 करोड़ में से 10 लाख निकालो, 90 लाख, 90 लाख, इसका 75% करो और फिर लेस कर दो 50 लाख रुपीज। ये कितना निकल कर आएगा, आप कर लेंगे अपने आप, अपने आप कर लेंगे सर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम अपने आप निकाल लेंगे। 25 लाख से कम निकल कर आएगा। ओके जी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ठीक है जी, तो तीनों मेथड आपके सामने है। फोर्थ वाला मेथड नहीं रिकमेंडेड है, फर्स्ट 3 मेथड्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर, अच्छा कैलकुलेट करने की बात आ गई, क्वेश्चन आ गया आपके पास न्यूमेरिकल, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर सेकंड मेथड, याद होना चाहिए जी सेकंड मेथड कौन सा है, ऑफ टंडन कमेटी नॉर्म्स वाज 10 लाख रुपीस। क्वेश्चन दूसरे तरीके से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस सेकंड मेथड के थ्रू आ रहा है 10 लाख रुपीस। हमें बता दिया गया भाई, हमें ये नहीं निकालना कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना है, वो क्वेश्चन में दे रखा है 10 लाख रुपीस लिख दो जी। एमपीबीएफ मेथड के हिसाब से आ गया जी हमारा लिमिट आ गई 10 लाख रुपीस की। वाइल करंट लाइबिलिटीज आर रिपोर्टेड, इसके अलावा जो करंट लाइबिलिटीज है वो दे रखी है क्या, आपकी करंट लाइबिलिटीज है 20 लाख रुपीस की। ओके जी, ओके जी। और मैक्सिमम एमपीबीएफ के थ्रू आपका क्या कहते हैं, जो लिमिट है वो 10 लाख रुपीस है। कोर करंट एसेट्स आर 2 लाख रुपीस, कह रहा है आप करंट एसेट्स को कैलकुलेट करें। सबसे पहली बात,
आपके सेकंड मेथड के अंदर कोर करंट एसेट्स की कोई बात ही नहीं कर रखी, वो थर्ड मेथड में आता है, तो इसको कैंसिल करो, बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है, हमें बेवकूफ बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि भाई सेकंड मेथड का फॉर्मूला क्या था। सेकंड मेथड का फॉर्मूला मोटा मोटा क्या कहता था, आपका जो करंट एसेट्स है उसका 75% करेंगे, लेस कर देंगे आपकी क्या कहते हैं करंट लायबिलिटी, वो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस हो सकता है। अब 75% ऑफ करंट एसेट्स को देखें हम सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, हमसे वैसा नहीं होता, देखते हैं जी क्या करते हैं। हमने करंट एसेट्स को ऐसे लिख दिया, ठीक है, सीए मान लिया और इसको कर दिया 75%। 75% होता है हमारा 3/4, लेस करंट लाइबिलिटी होगी हमारी 20 लाख रुपीज इक्वल टू 10 लाख रुपीज। यही है इक्वेशन, इक्वेशन यही है। तो 3/4 ऑफ करंट एसेट्स, 3/4 ऑफ करंट एसेट्स लेस 20 लाख, उधर ले जाए उधर ले जाए तो 30 लाख रुपीज हो गया ना, 30 लाख रुपीज हो गया। अब देखेंगे भाई करंट एसेट्स कितने होने चाहिए, 30 लाख, ठीक है जी। यहाँ पर ऊपर आ गया 4, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 से 30 लाख 10 लाख हो गया। करंट एसेट्स निकल कर आ गए जी हमारे 40 लाख रुपीज के, 40 लाख रुपीज। मजा आ गया, ऑप्शन में दे रखा है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है जी, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, seasonal activity, especially in the agro-based sector, the bank finance of working capital is assessed on the basis of dash method. A. Projected turnover method. B. Maximum permissible bank finance MPBS method. C. Cash budget method. D. Drawing power method. E. Any of the above. सबसे पहली बात, ड्राइंग पावर करके कोई मेथड होता ही नहीं है, काटो, ठीक है। ड्राइंग पावर निकालने का अलग तरीका है, वो आपको मेन लेक्चर्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी के टाइम पे कह रहा है कि हम एग्रो बेस्ड सेक्टर है, तो इससे हमें ये समझ में आता है सीजनल एक्टिविटी है जी, सीजन आता है उसके ऊपर होता है। अब जो पहले आपने मेथड्स को समझा, चाहे वो प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड था या एमपीबीएस मेथड था, तो उसके अंदर बोला गया जी, टोटल ओवरऑल देखा गया कि करंट एसेट्स कितने हैं, करंट लायबिलिटी कितने हैं, या फिर आपका टर्नओवर कितना है, उसके बेसिस पे एक लिमिट निकाल दी गई। बट कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पर पूरे साल करंट एसेट्स का लेवल सेम नहीं रहता, वर्किंग कैपिटल का लेवल सेम नहीं रहता। जो टर्नओवर होता है वो कुछ ही महीने में होता है, एक ही महीने का काम होता है, 2-3 महीने का काम होता है, पूरे साल में वैसे काम ही नहीं होता। तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उन्हीं मंथ में होती है, पूरे साल थोड़ा ना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। हमें तो बस 2 महीने पैसा चाहिए, उतने में हमारा पूरा साल का काम हो जाएगा। बट हमें उन 2 महीने में ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोजेक्टेड टर्नओवर की बात करें तो वो 8 करोड़ रुपीज की बात कर रहा था ना पहले क्वेश्चन में, कि 8 करोड़ रुपीज का आपका क्या कहते हैं टर्नओवर होना है, उसका 25% मान लो वर्किंग कैपिटल है और 20% आप बैंक से ले लो। अगर मैं बोलूं कि हाँ 8 करोड़ रुपीज मेरा आगे प्रोजेक्टेड टर्नओवर है, बट ये सारी की सारी सेल मैं 1 महीने में कर दूंगा, तो उस केस के अंदर मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 8 करोड़ के हिसाब से होनी चाहिए ना, 1 महीने की। मेरे को तो एक ही महीना पैसा चाहिए, बाद में नहीं चाहिए। तो उस केस में कौन सा मेथड यूज करा जाता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक मेथड है जिसका नाम है कैश बजट मेथड। हम देखेंगे भाई आपको कितना रिक्वायरमेंट है कैश का, कितना आउटफ्लो है, कितना इनफ्लो है, उसके बेसिस पे एक लिमिट निकाली जाती है। तो वो जनरली सीजनल एक्टिविटी के केस में यूज करा जाता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 7, इन रिस्पेक्ट ऑफ बोरोअर हैविंग एग्रीगेट फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट ऑफ डैश एंड अबव फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, एक बैंक से नहीं पूरे बैंकिंग सिस्टम से अगर वर्किंग कैपिटल की लिमिट, फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट ले रखी है, अ मिनिमम लेवल ऑफ लोन कंपोनेंट ऑफ डैश परसेंटेज इज रिक्वायर्ड। कहता जी 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ रुपीस, कह रहा है 50 करोड़ रुपीस, और क्या कहते हैं 40% उसमें लोन कंपोनेंट होना चाहिए। सबसे पहली बात, जो आपकी फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट होती है, उसका मतलब है आपने बैंक एज अ बैंकर पैसा दे रखा है। एक नॉन फंड बेस्ड लिमिट होती है जिसके अंदर पैसा नहीं जाता, कुछ गारंटीज इशू होती है, जैसे बैंक गारंटी होगी, लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह हो गया, तो उसमें डायरेक्टली पैसा नहीं जाता बट एक अश्योरेंस जाती है। फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल के अंदर डायरेक्टली पैसा जा रहा है, ले लो कैश क्रेडिट की लिमिट ले लो, ओवरड्राफ्ट ले लो, क्या कहते हैं लोन्स ले लो, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन्स ले लो। तो कह रहा है अगर वर्किंग कैपिटल की लिमिट एक अमाउंट से ज्यादा है पूरे बैंकिंग सिस्टम से, तो उसमें से कुछ पार्ट लोन कंपोनेंट होना चाहिए। अब ये लोन कंपोनेंट क्या है जी, लोन कंपोनेंट बोलता है, जैसे अगर हम बात करें कैश क्रेडिट की लिमिट की, तो वो लिमिट अगर सैंक्शन होती है तो आप पूरे साल उसको यूज कर सकते हैं, एक साल के बाद उसको रिव्यू कर जाते हैं, फिर रिन्यू कर देते हैं। उसमें पैसा वापसी नहीं करना होता बैंक को ना, आप यूज करते रहो उस पैसे को, अपना क्या कहते हैं स्टॉक बनाते रहो, बेचते रहो, इंटरेस्ट की सर्विसिंग वगैरह करते रहो। अब लोन कंपोनेंट की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा क्रेडिट डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर आया, बोला कि कुछ परसेंटेज जो आपका पूरा का पूरा लोन है, उसमें से कुछ परसेंटेज को लोन कंपोनेंट माना जाएगा, जिसको आपको रीपे करना पड़ेगा। अब रीपे करने का मतलब क्या है,
जी कैश क्रेडिट की लिमिट तो हमेशा यूटिलाइज रहती है। अगर आपको रीपे करना पड़ेगा तो एक तरह की आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करा जा रहा है कि आप पैसे को वापस कर सकते हो नहीं कर सकते। अगर बैंक ने आपसे पैसा मांग लिया तो आप वापस कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए लोन कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस करा गया। तो कह रहा है अगर आपकी वर्किंग कैपिटल की लिमिट है, फंड बेस्ड जो आपने पैसा ले रखा है पूरे बैंकिंग सिस्टम से एक लिमिट से ऊपर, तो उसमें मिनिमम कंपोनेंट लोन का होना चाहिए, मतलब लोन का कंपोनेंट मिनिमम होना चाहिए जिसको आपको वापस करना पड़ता है 1 साल के बाद। फिर से वापस से ड्रॉ कर सकते हैं बट आपको एक टाइम पे बैंक को वापस करना पड़ता है। मतलब ही है इसका कि कैश क्रेडिट की लिमिट आपने ले रखी है 100 करोड़ की, उसको पूरा का पूरा आप यूज रखते हो अपना क्या कहते हैं स्टॉक बनाने में। तो इसमें से अगर बोल देंगे आपका क्या कहते हैं 50 लाख रुपीस फॉर एग्जांपल लोन का कंपोनेंट है, तो आपको 1 साल के बाद जो भी टर्म्स बने, तो बोले 1 साल के बाद आपको 50 लाख रुपीस वापस करने पड़ेंगे। आपका मैक्सिमम जो ड्रॉ रह सकता है वो 50 लाख रह सकता है और ये वाले 50 लाख वापस बैंक को दो और बाद में अगले साल फिर से आप ड्रॉ कर सकते हो। सर इससे मतलब पर्पस क्या हल हुआ इससे? जी एक तरह की फाइनेंशियल हेल्थ चेक कर ली ना। जी इसको अगर पैसा देने को बोलो दे देता है ये, ठीक है ना। अगर मैं फॉरेन बैंक्स की बात करूं तो वहां पर ये मैंडेटरी है। आपको 1 साल जब आप पैसा यूज करते हैं आपको वापस करना ही पड़ता है बैंकिंग सिस्टम में और बाद में फिर आप उसको वापस से ले सकते हैं, ठीक है ना। चलो जी, तो वो लिमिट्स पूछी गई कि कौन सी लिमिट है और कितना लोन का कंपोनेंट होना चाहिए। पहला 500 मिलियन रुपी और 40%। सर ये क्या अंग्रेज बोल रहे, करोड़ों में बात करो ना, लाखों करोड़ों में बात करो, क्या मिलियन की बात कर रहे हो। दी जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर है उसमें मिलियंस में दे रखा है, इसलिए आपको भी ऑप्शन मिलियन में है, ठीक है ना। वैसे अगर बात करें तो 50 करोड़ हो गए ना, 50 करोड़ 40%। बी 100 करोड़ 40%। 100 करोड़ की अगर लिमिट है फंड बेस्ड लिमिट, उसमें से 40% लोन कंपोनेंट होना चाहिए। सी 100 करोड़ की आपकी वर्किंग कैपिटल की फंड बेस्ड लिमिट है, उसमें से 60% मिनिमम लोन कंपोनेंट होना चाहिए। डी 150 करोड़ रुपए की आपकी क्या कहते हैं फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट है, उसमें से मिनिमम 40% लोन कंपोनेंट होना चाहिए। या फिर ई 150 करोड़ की 1500 मिलियन रुपए की आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट है, उसमें से मिनिमम 60% आपका लोन कंपोनेंट होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई, ठीक है जी। जब ये पहले इंट्रोड्यूस हुआ था आपका लोन सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट, तो उसके अंदर पहले 40% रखा गया था जिसको अप्रैल 1 2019 से बढ़ा के 60% लेके चले गए थे। 1500 मिलियन रुपए होता है 150 करोड़ रुपए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वर्किंग कैपिटल असेसमेंट के ऊपर समाप्त होते हैं। आई होप आपको तीनों मेथड समझ में आएंगे। इसमें ढेर सारे और भी क्वेश्चन है बट हम मतलब यूट्यूब पे एमसीक्यू के थ्रू इतना ज्यादा कंटेंट में नहीं लेकर आ सकते ना। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरी एप्लीकेशन पे जाके आप इस टॉपिक के ऊपर मुझसे डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। इस सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।